आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ रही है एक ऐसी गेस्ट जिन्हें अपने बरसों तक अपने टीवी स्क्रीन पर देखा है। 18 साल तक एक लंबा जर्नलिज्म करियर, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एंकरिंग, साथ ही में ग्राउंड रियलिटी को हमारे सामने बखूबी से रखा है। हम बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्वेता जया जी के। उस समय एडिटोरियल को वास्तव में माना जाता था कि बहुत ही सॉलिड होता है और बहुत ही जर्नलिस्टिक व्यू के साथ, रिसर्च के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो काफ़ी उसकी वैल्यू मानी जाती थी। मुझे अपना अकेले रहना है क्योंकि मेरे नाइट शिफ्ट वगैरह से उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी। वो जिनके पास में थी तो वो लोग बोलते थे ये कौन सी जॉब है, नाइट में जाती हो, ये वो। रिबेलियस होने का कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। कभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी तो 2-2 दिन तक किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाई, पता भी नहीं चला, और घर में बेहोश भी पड़ी रही। एक दिन तो इतनी तबीयत खराब हो गई। उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मेल वर्ल्ड है तो उस मेल वर्ल्ड की गलती है। मानती हूँ कि मेल डोमिनेंस ज्यादा है, लेकिन आज के डेट में आप उन लोगों की भी संख्या निकाल के देखिए ना, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करने की वजह से किसी न किसी तरीके से मार दिए गए। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हो तो इंडिपेंडेंस है कहाँ? इंडिपेंडेंस सब आपको दिखती है। अगर आपको नहीं दिखती, आम लोगों को नहीं दिखती, तो जाहिर सी बात है कि हम अंदर हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से पता है कि नहीं है। जो रास्ता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में दिखाई थी, उस रास्ते को थोड़ा सा यूपीए गवर्नमेंट के पार्ट 2 में खास करके थोड़ा सा ज्यादा फॉलो किया गया, और वो अब एक्सट्रीम पे चल रहा है। आपने एस्टेब्लिश मीडिया में काम किया, तो डिजिटल के तरफ शिफ्ट होना, क्या ये सिर्फ आपके लिए करियर मूव था, या आपको लगा कि जो आपकी बातें हैं ये बिना फिल्टर से कहने की जरूरत आपको महसूस पड़ी? ये आपने बिल्कुल दुखती रग पे जो हाथ रखना कहा जाता है, ये वो वाला सवाल पूछ दिया। रिया ने ये कर दिया, ये ड्रग्स वुड है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के वो सब काम कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जब वो बुलेटिन खत्म हो जा रहा है या जो लाइव है वो खत्म हो जा रहा है, सारे गेस्ट चले जा रहे हैं, तो मैं बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सारी प्रॉब्लम्स उनकी मैंने भेजी वहाँ पे, और 4-5 दिन तक फॉलोअप लेती रही। वो स्टोरी गिरा दी गई, इतनी मेहनत से की हुई स्टोरी, उसको नहीं चलाया गया। और मेन बॉस से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, अरे ये सब क्या करके भेज रही हो तुम, ये सब चलता है क्या? कहीं आप मूवी देखने जा रहे हो, कॉफी पीने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, या दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो वहां लड़के ही क्यों पेमेंट करते हैं? वहां आप फिर बराबरी की बात क्यों नहीं करती? तो ये है फेमिनिज्म कि दोनों के लिए ही बराबर चीजें होनी चाहिए। इकोनॉमिक बेसिस पे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो भी इकोनॉमिकली कमजोर है उन सबको रिजर्वेशन दो। चलो कास्ट वाला चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन जो भी इकोनॉमिक तौर पर नहीं उस चीज को अफोर्ड कर सकता उसको दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ रही है एक ऐसी गेस्ट जिन्हें अपने बरसों तक अपने टीवी स्क्रीन पर देखा है। 18 साल तक एक लंबा जर्नलिज्म करियर, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एंकरिंग, साथ ही में ग्राउंड रियलिटी को हमारे सामने बखूबी से रखा है। हम बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्वेता जया जी के। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी का सफर, संघर्ष और सक्सेस की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता मैम आपका हमारे सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। और कैसा लग रहा है हमारे यहाँ के? मैं पहली बार यहाँ आई हुई हूँ जी, और वाकई बहुत दिल से खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। हालांकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मैं पहले भी मिली हुई हूँ, लेकिन इस तरह से आप लोग इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा करियर आप लोगों का यहाँ बूस्ट हो रहा है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं था। और जब यहाँ आई तो वाकई आप लोगों का ऑफिस, आपके काम करने का तरीका और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। जी। आपने जिक्र भी किया था कि जब आप जी न्यूज़ में थे तो हमारा जो आगरा वाला कैफे उसको कवर किया था आपके टीम ने। हाँ, टीम गई थी। जी नहीं, मैं न्यूज नेशन में थी तब, टीम वगैरह गई थी। हाँ, मैंने आप लोगों की स्टोरी वहां भी देखी थी, और आप लोग किस तरह से फाइट कर रहे हो और किस तरह से कितने बुरे कंडीशन से निकल करके और मेन स्ट्रीम में आप लोग आ रहे हैं। शायद मैं आप लोगों की जगह पर होती तो उस तरह से काम नहीं कर पाती, उतनी दिलेरी नहीं दिखा पाती जितना कि मैं आप लोगों को देखती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। जी, थैंक यू मैम। एक्चुअली जब आप सब हमें सपोर्ट करते तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाते। तो मतलब हम अकेले नहीं कर सकते, सबके साथ मिलकर ही हम कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, देश के हर शख्स को चाहिए कि आप लोगों का सपोर्ट करे, या आपके जैसे जो भी लोग जिनके साथ भी कुछ भी गलत हुआ है तो उनका हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और खासकर मैं अपनी बात करूं तो 100% मैं आप लोगों के साथ हूं। जिस तरह से जो भी जब भी मेरे हेल्प की जरूरत होगी मैं आपके साथ। श्वेता मैम, आपने 2005 में इलाहाबाद से आपका जो रिपोर्टर का जर्नी का शुरुआत की, और आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ये सफर कितना लंबा और लेयर्ड रहा,
और पीछे मुड़कर देखे तो वो कौन सा एक मोमेंट रहा जिस मतलब जो जिससे आपको फील हुआ कि ये सिर्फ मेरे लिए एक जॉब नहीं, ये मेरी आवाज है। हाँ, 18-20 साल का लगभग हो गया। पढ़ाई के साथ-साथ मैंने अपने रिपोर्टिंग करियर की शुरुआत की थी 2005-6 के आसपास और 2008 में मैं दिल्ली आ गई थी। यहाँ आकर के वही जैसे बाकी सब लोगों को भी स्ट्रगल करना होता है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, तो वैसे ही रहा। और मतलब ऐसा कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं था जिस पर कि मुझे लगे कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है। लेकिन मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी, खास करके जो इलाहाबाद के बच्चे होते हैं तो ज्यादातर जैसे बिहारी बच्चों के लिए कहा जाता है, वैसे ही इलाहाबाद भी एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म माना जाता है जहाँ की लोग यूपीएससी की तैयारी ज्यादा करते हैं। तो मैं भी अपने कजिन्स वगैरह के साथ यूपीएससी की वहाँ तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा उसमें ज्यादा मन लगता नहीं था। स्टडी तो मैं करती थी अच्छा खासा, लेकिन शुरू से ही जैसे हम लोग न्यूज वगैरह ज्यादा देखते थे, दूरदर्शन पहले शुरू में ज्यादा था हमारे घर में, और कुछ केबल वेबल का मम्मी पापा ने नहीं ले रखा था कि हमारी स्टडी उससे प्रभावित होगी। तो उस पर सरला माहेश्वरी और भी बहुत सारे लोग, वेद प्रकाश जी और भी बहुत सारे जो न्यूज एंकर्स वगैरह आते थे, और बहुत ही शालीनता से, बहुत खूबसूरती से जब वो लोग न्यूज बताते थे, और पापा हमें साथ में बिठा करके बोलते थे कि ये न्यूज देखा करो। और 3 न्यूज़पेपर भी हमारे यहाँ आते थे, जिसमें कि 1 इंग्लिश और 2 हिंदी के न्यूज़पेपर थे। तो पापा बाकी न्यूज के साथ साथ, हम लोग तो फोटो वोटो वाला देख लेते थे कि हाँ किसमें सुंदर सी फोटो है, तो हमें उससे मतलब होता था। वो हमें डांट करके बिठाते थे और बोलते थे कि एडिटोरियल देखो। और अब की तरह पहले वाला एडिटोरियल नहीं होता था। पहले उस दौर की जो मैं बात बता रही हूँ, तो उस समय एडिटोरियल को वास्तव में माना जाता था कि बहुत ही सॉलिड होता है और बहुत ही जर्नलिस्टिक व्यू के साथ, रिसर्च के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो काफी उसकी वैल्यू मानी जाती थी। तो पापा वो एडिटोरियल वगैरह पढ़ने के लिए हमें काफी इंकरेज करते थे, बोलते थे, तो हमें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हम पढ़ते जरूर थे, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। तो उसी समय से ना मेरे दिमाग में था कि क्यों पापा इतना ज्यादा जोर देते हैं कि न्यूज देखो और ये एडिटोरियल पढ़ो, और भी क्या सोसाइटी में चल रहा है उसको किस तरीके से तुम्हें जानना है। तो मेरा इंटरेस्ट उसी समय से धीरे धीरे डेवलप करने लगा। तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ मैं और स्टडी के साथ साथ मेरा ये था कि नहीं, मुझे जाना तो इधर है। मैं घर में किसी से बताती नहीं थी, लेकिन उसी समय से था इंटरेस्ट, और जब थोड़ा सा मौका मिला मैं तुरंत उछल के उधर चली गई। फिर कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए पहली बार मतलब किसी फैमिली के किसी फीमेल मेंबर की बात करें तो मैं पहली ही थी जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब के लिए अपने शहर से निकल के आई थी। लेकिन फैमिली का सपोर्ट रहा तो सब इजी होता गया। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम करना कुछ चाहते हैं, बट हमें फैमिली को सोच के, उनकी बात मान के करना कुछ पड़ता है, बट वो मन से हम खुश तभी होते हैं ना जो चीज हम करना चाहते हैं। तो ये हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ी रिबेलियस भी थी। तो बहुत चीजें जो कि फैमिली को लगता है ना कि अकेली लड़की अब जा करके यहाँ से प्रयागराज से वहाँ कैसे रहेगी, कैसे क्या होगा। कुछ टाइम, कुछ महीने में रिलेटिव्स के साथ भी रही, लेकिन उसके बाद ये था कि नहीं, मुझे अपना अकेले रहना है, क्योंकि मेरे नाइट शिफ्ट वगैरह से उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी। जो शुरू में मैंने जॉब की थी, जो कि मीडिया से नहीं था, बस सर्वाइवल के लिए 4-5 महीने मैंने थोड़ा सा अलग हटके कुछ किया था काम। तो वो जिनके पास में थी तो वो लोग बोलते थे ये कौन सी जॉब है, नाइट में जाती हो, ये वो। तो मैंने कहा, मम्मी से मैंने फोन करके कहा कि आ जाओ, मुझे अकेले शिफ्ट कर दो। तो वो लोग डरते थे थोड़ा कि अकेली लड़की है, अब कभी फैमिली से अलग रही नहीं है, लेकिन कैसे रहेगी। तो उन लोगों ने कई बार बोला भी कि उतना सेफ नहीं है, कैसे रहोगी। ये लोग डराते भी थे जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं रहूंगी तो रहूंगी, देख लेना, अगर मुझे लगे कि मैं नहीं रह पाऊं तो फिर मैं तुम लोगों को खुद ही बोल दूंगी कि आओ चलते हैं, या मैं आ जाऊंगी। तो इस तरीके से फिर अकेले रहने लगी। बाद में मेरी सिस्टर भी आ गई थी हालांकि, लेकिन लगभग 2.5-3 साल मैं अकेले रही थी। और रिबेलियस होने का कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। कभी बहुत ज्यादा बीमार पड़ी तो 2-2 दिन तक किसी को फोन भी नहीं कर पाई, पता भी नहीं चला, और घर में बेहोश भी पड़ी रही। एक दिन तो इतनी तबीयत खराब हो गई, रिपोर्टिंग से लौटी, खाना पीना दिन भर कुछ खास हुआ नहीं था, तो 4 घंटे तक मान के चलो कि मैं बेहोश रही। तो उसका नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो लेकिन ठीक है, वो हर किसी की जर्नी में होती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ अलग हट के बहुत ज्यादा कुछ वैसा कर दिया हो। हम सब कहीं ना कहीं, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, सब स्ट्रगल ही करते हैं। खासकर जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो क्या लड़के क्या लड़कियां, सबको स्ट्रगल कुछ ना कुछ तक करना होता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे भी लगता है आप कोई भी फील्ड में हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ता ही है। और हमारे लिए तो और ज्यादा। वो तो मैं देख रही हूँ। बिल्कुल। मैम, उस दौर पे जब न्यूज रूम्स में ऑलमोस्ट मेल डोमिनेंस था, तो आपको खुद को प्रूव करने के लिए मतलब कितना आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको डबल मेहनत करने पड़ी हो कि
मुझे सीरियस लिया जाए? एक्चुअली इसमें दोनों की ही गलती है। उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मेल वर्ल्ड है तो उस मेल वर्ल्ड की गलती है। मानती हूँ कि मेल डोमिनेंस ज्यादा है और हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही फील्ड में, हर फील्ड में ही है। आप देखेंगे कि कितने % फीमेल और मेल का जो रेशियो है, तो हर फील्ड का आपको लगभग दिख जाएगा कि मेल डोमिनेंस तो है। लेकिन उसके लिए ना दोषी दोनों हैं। अब मतलब अगर सिर्फ मैं मीडिया की ही बात करूं तो जो मेल हैं, मान लीजिए कि आपका कोई बॉस हो गया या आपका कोई सीनियर हो गया, आपका कोई शिफ्ट इंचार्ज हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट लगाने के लिए, या मान लो कि मैं एंकर हूं या रिपोर्टर हूं, तो मेरे हिसाब से मुझे बुलेटिन्स मिले कि प्राइम टाइम हर कोई करना चाहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब वो उसको खुश करिए किसी भी तरीके से। हो सकता है सिर्फ तारीफ वाला भी खुश हो कि अरे सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाला आपका रिपोर्ट देखा, ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी चीज। या तो उसको उस तरीके से आप बोलो, केबिन बाजी जिसको बोलते हैं कि केबिन में जाओ, उसकी थोड़ी तारीफ कर दो। या हो सकता है उसके साथ कॉफी पीने जाओ, थोड़ा और बूस्ट हो सकता है, और उसके अगले लेवल पे जाकर के भी वो आपसे फेवर मांगे। तो ये वो फेवर मांग रहा है तो उसकी तो गलती है, चलो मान लिया। लेकिन वो एंकर्स जो कि, या वो लड़कियां जो कि एंकर बनने के लिए या फिर एंकर हैं तो और बेहतर बुलेटिन्स पाने के लिए और प्राइम टाइम वगैरह पाने के लिए जो वो कंप्रोमाइजेस करती हैं, वो लड़कियां भी तो हमारे लिए खतरा हैं। बिल्कुल। और वो भी तो गलत कर रही हैं। तो सिर्फ उस मेल की मैं गलती क्यों दूं? चलो वो बॉस है, वो तो घटिया काम कर रहा है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन वो फीमेल भी, और बहुत ऐसे नाम है जिस ऑर्गेनाइजेशन में रही हूं मैं, उन सब में मैंने ये चीजें देखी हैं, बहुत करीब से देखी हैं। हमें भी समझ में आती हैं चीजें कि वो काबिल है या नहीं है और उसको किस बेसिस पे वो चीज मिल रही है। या कोई रीजनल से उठा करके नेशनल में अगर कोई लड़की डाली जा रही है एंकर, तो वो अपने मेहनत और अपने काबिलियत के बल पे डाली जा रही है, या फिर वो बॉस के साथ कॉफी पीने गई या घूमने गई इस वजह से डाली जा रही है। मतलब दोनों की ही उसमें देखती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स तो होता है। और इससे क्या होता है कि जो मेन टैलेंटेड लोग हैं उसमें मेल भी हैं और उसमें फीमेल भी हैं, कि वो टैलेंटेड हैं और फिर भी उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। उनको हो सकता है नेशनल से उठा के रीजनल में डाल दिया जाए। ये भी हो सकता है कि उनके मेन बुलेटिन या उनके अच्छे डिबेट्स लेकर के और उनको नॉर्मल बुलेटिन की चलो तुम खबर 100 पढ़ो, 100 खबरें बैठ के पढ़ते रहो। तो उनको काबिलियत के हिसाब से नहीं, बल्कि चापलूसी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको उस तरीके से वहां पे डाल दिया जा रहा हो। तो ये दोनों ही चीजें हैं और मुझे लगता है कि सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये होना तो जो आइडियल चाहिए, तो हम जानते हैं कि क्या आइडियल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हमारा फील्ड भी इसका एक एग्जांपल है। कई बार ऐसे बोला जाता है ना कि ये जो जर्नलिज्म है ये महिलाओं के लिए सेफ फील्ड नहीं है। मोस्टली जब ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है, तो आपने इस इंडस्ट्री में बहुत साल तक अपने काम किया, तो आपको क्या लगता है ये रियल है या लोगों ने ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर मतलब बोल रखा है? देखो, फीमेल के लिए जहां तक हम इंडिया की बात करें, तो जो आप लेवल देख रहे हो कि कितनी चीजें हो रही हैं और विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं, तो टूरिस्ट तक को बोला जा रहा है कि फीमेल टूरिस्ट थोड़ा संभल के जाइए या अपनी सेफ्टी का खास ध्यान रखिए। तो वो सब चीजें तो देखो हैं, उनको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और खासकर हमारा जो फील्ड है, तो इस पर आपको रात के 1 बजे 2 बजे भी किसी रिपोर्टिंग के लिए निकलना पड़ सकता है। और मान लो कि आप कुछ ऐसी रिपोर्ट कर रही हो जिसमें कि आप छुप छुपा के काम कर रहे हो, कुछ खास रिपोर्ट निकालनी है। हालांकि अब तो वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में कम हो गया है, लेकिन फिर मैं अब थोड़ा सा और पीछे जाऊं, उनकी बात करूं तो हाँ, उनके लिए खतरा ज्यादा है। लेकिन आज के डेट में आप उन लोगों की भी संख्या निकाल के देखिए ना, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करने की वजह से किसी न किसी तरीके से मार दिए गए। वो तो मेल है ना, तो वो कितने सेफ हैं? किसी की लाश आपको सेप्टिक टैंक में मिली तो किसी की बॉडी गायब कर दी गई, तो वो तो मेल ही है ना। तो सेफ तो उस हिसाब से देखो तो वो भी नहीं है। बिल्कुल। तो सेफ दोनों में से कोई नहीं है। हाँ, फीमेल के साथ वो सेफ्टी लेवल थोड़ा और ज्यादा हो जाता है कि उनको और दूसरे तरीके से भी उनकी सेफ्टी को नुकसान होता है। तो ये है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और बहुत बार तो हम चाह के भी फिर उस सेफ्टी के लिए कुछ कर नहीं पाते। आपने बिल्कुल सही बोला कि जब मेल सेफ नहीं है तो हम फीमेल तो मतलब वैसे ही हम नॉर्मली जर्नलिज्म नहीं, नॉर्मली दूसरे जो फील्ड है उसमें भी नाइट ड्यूटी करने से लोग डरते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो अर्जीकर वाला जो केस था, तो वो भी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो हम फीमेल है, बहुत मुश्किल से हम घर से निकले हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत समझा के वो लोग भी ट्रस्ट किया कि चलो आप कुछ कर लो या हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम निकल रहे हैं और जब हमारे साथ एक हादसा हो जाते हैं, तो वही ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी टूट जाते हैं। और जो फैमिली सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो भी मतलब वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि हमारी जो बेटी है वो सेफ रहना चाहिए। तो बात मेल फीमेल दोनों की है, बट फीमेल के तरफ से थोड़ा ज्यादा है। जी। आपने जी न्यूज और न्यूज नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो अंदर से देखा जाए
ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या इंडिपेंडेंटली ये लोग काम करते हैं, या मतलब जो देखते हैं हम बाहर से, या रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होते हैं? वो तो आज के डेट में आपको सिर्फ यही दोनों क्यों, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हो तो इंडिपेंडेंस है कहाँ? इंडिपेंडेंस अब आपको दिखती है? अगर आपको नहीं दिखती, आम लोगों को नहीं दिखती, तो जाहिर सी बात है कि हम अंदर हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से पता है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंस तो लेवल धीरे धीरे काफी खत्म हो गया, मतलब कम हो गया है। खत्म तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन काफी कम हो गया है। मैं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम भी मैंने लगभग 6-7 साल काम किया है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, खास करके जो उनकी पार्ट 2 वाली गवर्नमेंट थी, जिसमें कि भ्रष्टाचार और घोटालों की ज्यादा बात हो रही थी। तो मैंने वो दौर भी देखा, अन्ना आंदोलन भी हम लोगों ने कवर भी किया और पर्सनली जाकर के ज्वाइन भी किया। पर्सनली भी हम लोग उनके लिए काम करते थे आफ्टर ऑफिस। और इस गवर्नमेंट की बात करें तो 2014 के बाद भी अच्छा खासा मैंने इसमें भी काम किया है, 7-8 साल तो इसमें भी काम किया है, इस गवर्नमेंट में भी। तो दोनों का एक्सपीरियंस ही है। हाँ, पहले वाले में ये था कि थोड़ा कम दबाव था और हमें बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जाता था कि हाँ ये स्टोरी करनी है या नहीं करनी है, या हम मान लो कि रिपोर्टिंग के लिए खड़े हैं हाथ में माइक लेके, तो बहुत ज्यादा हमें इंस्ट्रक्शन नहीं आता था पीसीआर से कि ये बोलना या वो मत बोलना। बड़े लेवल पर उस समय भी दबाव होता था, यानी कि कुछ बड़ी खबरें हैं तो उस समय भी पता चलता था हमें कि मीटिंग बुला करके सीनियर्स की और अलग से उनको बताया जाता था कि ये वाली खबर लेनी है और ये वाली खबर इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके चलाओ। लेकिन इस वाली गवर्नमेंट के आने के बाद ना वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। कहने का मतलब कि अब जैसे कि ब्लैकआउट कर दी गई बहुत बार चीजें, मतलब टीवी ब्लैकआउट हो गई कि कोई आप स्पेशल खबर चला रहे हो, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो ब्लैकआउट कर दी गई टीवी। बहुत बार ये भी हुआ कि अच्छे जर्नलिस्ट को जॉब से हाथ धोना पड़ा, आप लोगों को नाम पता ही है। और भी चीजें हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इस गवर्नमेंट तक ही नहीं रहेगा। मान लो कल को, अभी ये 3रा टर्म इस गवर्नमेंट का चल रहा है, मान लो कल को ये गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरे किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, वो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी किसी की भी हो सकती है, या रीजनल मिल करके या बहुत सारे लोग मिलकर के बनाए, तो सिंगल हो या फिर मिलीजुली गवर्नमेंट हो, कोई भी, तो अब उन लोगों को ये रास्ता दिख गया है। जो रास्ता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में दिखाई थी, उस रास्ते को थोड़ा सा यूपीए गवर्नमेंट के पार्ट 2 में खास करके थोड़ा सा ज्यादा फॉलो किया गया, और वो अब एक्सट्रीम पे चल रहा है। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो अब इसको और आगे ही ले जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये पीछे जाएगा। हाँ, अगर उसमें कोई वास्तव में कोई इतना रियल नेता जिसके हाथ में उतना पावर हो और उसको किसी का डर ना हो कि नहीं भाई तुम सरकार से हाथ खींच लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 सांसद चले भी जाए, मंत्री चले भी जाए तो भी कोई डर नहीं है, अगर वैसा कोई नेता आए और बिल्कुल उस लेवल पर लेकर के जाए कि नहीं हम तो बिल्कुल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो शायद एक उम्मीद है कि वैसा हो। लेकिन वो उम्मीद बहुत छोटी है, बहुत कम स्तर पे है। तो जो भी अब गवर्नमेंट आएगी, अब उसको रास्ता पता है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करके और बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं देश के जो स्तंभ हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो मुझे लगता है वो लोग भी वैसे ही करेंगे। ये एक सबसे ज्यादा डर की बात है। बिल्कुल। हम जब मतलब छोटे थे, हमको तो पता नहीं था मीडिया वगैरह ये सब के बारे में, बट हमको लगता था कि जो मीडिया है ना, उनके जो टीम है, ये एकदम क्रांतिकारी करने के लिए काम करते। बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं, जो पॉलिटिक्स है, हाँ। आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। ऐड ले रहे हैं ना, जो मीडिया हाउस से चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। एक तो है। वो गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हैं, तो उस वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी तो थोड़ी डाउन वही हो गई। दूसरा कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी मतलब उसका है, तो उससे आप दूसरे तरीके से भी फायदे ले रहे हो। एक इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का इंटरव्यू आपने देखा होगा कि किस लेवल से उनका इंटरव्यू लिया जाता है, क्यों ऐसे लिया जाता है। तो बहुत तरीके हैं ऐसे जिस वजह से कि इनको दबा करके रखा जाता है मीडिया को। और जो खास करके अब कोई एडिटर अगर बनता है, चैनल का कोई हेड बनता है, तो वो एडिटोरियल टीम कितनी उसको हेड कर रही है, या वो उसका जो मालिक है, यानी कि पूरे का जो सीईओ है, पूरे का जो ऑनर है, उसके वो किस तरीके से चला रहा है, इन दोनों में बहुत का फर्क है। तो अभी जितने चैनलों के जो ऑनर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टाइकून हैं, उनके अंतर्गत वो हैं, यानी कि उनका पावर उस पर ज्यादा है। तो वो तो बिजनेस के हिसाब से चलाएंगे ना। वो इस हिसाब से क्यों चलाएंगे कि वहां जर्नलिज्म चमके, वहां बिजनेस चमके, पैसा चमके, वो उस हिसाब से उसको टैकल कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। आपने एस्टेब्लिश मीडिया में काम किया, तो डिजिटल के तरफ शिफ्ट होना, क्या ये सिर्फ आपके लिए करियर मूव था, या आपको लगा कि जो आपकी बातें हैं ये बिना फिल्टर से कहने की जरूरत आपको महसूस पड़ी? ये आपने बिल्कुल दुखती रग पे जो हाथ रखना कहा जाता है, ये वो वाला सवाल पूछ दिया। तो हाँ, सिर्फ करियर मूव नहीं था। करियर मूव ये कभी नहीं हो सकता कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें कि बहुत मेहनत करके घुसे हों, बहुत मेहनत करके बिना किसी बैकअप के आपने अपनी जगह बनाई हो और अच्छी खासी सैलरी आप पा रहे हो,
और हाँ, जितना स्ट्रगल किया और जिस वजह से अपने शहर से आप एक बड़े शहर में जाते हो, सब कुछ फैमिली को पीछे छोड़ते हो, अपनी सारी जो एक फैमिली का सपोर्ट होता है ना कि आपको खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है, तो वो सब कुछ आपने अपने बलबूते किया हुआ और उसके बाद आप अचानक से वो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो ये अचानक से कुछ नहीं होता। होता ये है कि आप अगर देखते हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी करके आप कोई खबर नहीं बोल पा रहे हो। मेरे पास भी जो लास्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन था तो वहां पे 2 डिबेट शो मैं करती थी, तो वहां भी आजादी नहीं रह गई थी। तो अब उनके लिखे हुए सवाल मैं पूछूं तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरी स्टडी और मेरे रिसर्च का क्या और सच्चाई का क्या? मेरी भी बात नहीं है, सच्चाई का क्या है, फैक्ट्स का क्या? तो मैं अगर फैक्ट पूछ ही ना पाऊं किसी से, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या नॉर्मल पॉलिटिशियन हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई ऑफिसर हो, मेरे सामने कोई भी हो, तो अगर मैं फैक्ट टू फैक्ट पूछ पाऊं तब तो मेरा वहां रहना है, उस काम का कोई मतलब है। जब मैं पूछ ही ना पाऊं, सवाल कहीं और से आए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी जब तक ये स्थिति है तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अपना ट्रैवल और एंटरटेनमेंट वगैरह का चैनल स्टार्ट किया और फिर मैं उधर से ठीक ठाक पैसे आने लगे, तो अपना दुनिया घूमने लगी, देश घूमने लगी और दूसरे तरह के एक्सपीरियंस में मैं चली गई। वही है ना कि जिस लिए आप काम कर रहे हो, है ना, तो वही चीज आप नहीं कर पा रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि बस हम काम कर रहे हैं, तो वो तो एकदम ही फिर आपको रात में जब आप जाके सोते हो ना, दिन भर में थक के काम करके इतनी चीजों से लड़के, तो रात में भी आप जाके जब सोते हो तो आपको चैन की नींद आनी चाहिए, बट ऐसे मामले में आपको सुशांत सिंह राजपूत और रिया वाला जो था ना, तो हाँ। मुझे लगता है कि उस समय जो सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में और डिबेट्स हो रहे थे और दिन भर चीख रहे थे सारे मीडिया वाले, तो उसमें मैं भी एक शामिल थी और अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसका हिस्सा थी एकदम मेन स्ट्रीम में। और मैं भी यही सोचती थी उस समय, पूरी तैयारी करके जाओ और जा करके वो करके आओ जो आपकी अंतरात्मा आपको गवाही ना दे। मैं भी ये रिया ने ये कर दिया, ये ड्रग्स वुड है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के वो सब काम कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब वो बुलेटिन खत्म हो जा रहा है या जो लाइव है वो खत्म हो जा रहा है, सारे गेस्ट चले जा रहे हैं, तो मैं बैठ के सोच रही हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मतलब बहुत ही अंदर से ना बुरा फील होने लगा था कि मैं कठपुतली हो गई हूँ, तो मैं इसका क्या फायदा है? यही ना कि एक बड़े टीवी चैनल पे मैं दिख रही हूँ कि करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, एक फेस वैल्यू वहां पे अच्छी बुरी जो भी बनी हुई है और एक अच्छा पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है। इसके अलावा तो सेटिस्फेक्शन नाम की चीज तो फिर रही नहीं गई थी ना। न्यूज रूम में कांस्टेंट टग ऑफ वार होता ही है, तो आप लाइक अभी आपने बताया कि टीआरपी वर्सेस ट्रूथ, तो कभी ऐसा महसूस हुआ, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि आपको कोई एक स्टोरी है जिस पे आपको बात करनी है, चर्चा करनी है, बट आपको नहीं करने दिया जाता था? ग्राउंड से भी बहुत बार ऐसा हुआ, हाँ, नहीं करने दिया जाता था। और वैसे भी वो तो बॉसेस तय करते हैं ना कि दिन भर कौन कौन सी खबरें जाएंगी, मेन बुलेटिन जो होंगे उसमें क्या जाएगा, प्राइम टाइम में क्या जाएगा, 2-3 बार तो मीटिंग ही हो जाती है। तो 8-9 घंटे की जो हमारी ड्यूटी होती है, तो जाने के बाद हमें जो मेन बॉसेस होते हैं तो उनकी मीटिंग होती है। बहुत बार एंकर्स को बुलाया भी जाता था, बहुत बार नहीं भी बुलाया जाता था। तो शिफ्ट इंचार्ज बॉसेस और पैकेज प्रोड्यूसर्स जो होते थे, जो कि वो उस बुलेटिन को बना रहे होते थे, उनकी मीटिंग में डिसाइड हो जाता था कि आज के डिबेट में क्या जाना है, कितने बजे की किस न्यूज में क्या जाना है। तो हमें वो बता दिया जाता था, हम पैकेजेस वगैरह पढ़ लेते थे, अपनी रिसर्च के लिए 1 घंटा टाइम मिल गया, उसमें कुछ क्वेश्चन तैयार कर दिया और बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऊपर से आ गए कि तुम्हें ये पूछना है और ये नहीं पूछना है। तो उस बेसिस पे फिर हम करते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हम जो पूछना चाह रहे हैं वो नहीं पूछ रहे। और ग्राउंड पे तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी कि चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं एक बार गई हुई थी अयोध्या, ये होने वाला था, कोविड का ही दौर था लगभग, तो हम लोग थोड़ा डिस्टेंस के साथ ही लेकिन रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय। 2020 की बात कर रही हूँ। तो अयोध्या में ये शिलान्यास वगैरह होने वाला था मंदिर का, मेन मंदिर का। तो उसके लिए पीएम आने वाले थे और काफी जोर शोर से तमाम चैनलों के लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो मैं भी गई थी, 15 डेज मैं भी वहां पे थी अयोध्या में और रिपोर्टिंग कर रही थी मैं। तो उस दौरान वहां जिस होटल में मैं रुकी थी, तो कुछ लड़कों ने देखा मुझे रिपोर्टिंग करते हुए, तो वो होटल तक आए। उनको किसी ने बताया मेरे बारे में, तो उन्होंने एक बड़े चैनल का माइक देखा था मुझे लेकर के और काफी बेबाकी से इंटरव्यू लेते, बात करते देखा था। तो वो लोग मेरे होटल आए शाम को पता करते करते। 2-3 बार वो लोग आ चुके थे क्योंकि मैं मिल नहीं रही थी, मैं इधर उधर रिपोर्टिंग पे थी। तो मैंने उनको चाय वाय पिलाया, बैठे हम लोग, काफी थे वो लोग, 10-12 लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोग यहाँ के लोकल हैं, जिसमें कि ज्यादातर सवर्ण ही थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनको सो कॉल्ड सवर्ण कहा जाता है कि वो किसी दूसरे रिलीजन या जिनको की बोलते हैं कि दलित बच्चे हो, नहीं, वो नॉर्मल स्टूडेंट थे और सवर्ण बच्चे थे, जिसको कि एक तबका बोलता है ना कि ये तो हमारे हैं। और उन लोगों ने ऐसी
ऐसी वहाँ के बारे में चीजें बताई जो कि बहुत ही आश्चर्य करने वाली थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ जो भी अवध यूनिवर्सिटी है या जो पास की यूनिवर्सिटी है उसमें किस लेवल का घपला घोटाला और बहुत खराब है स्थिति, स्टडी हमारी ठीक से नहीं हो पा रही है, अधिकतर लड़के हम लोग बेरोजगार हैं, हमें हमारी स्टडी के हिसाब से भी चीजें जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहां की पहले हमारी छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी, उन सबको हटा दिया गया है और उन सबको ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो यहाँ के रहने वाले भी ना हो। कुछ गुजरात के व्यापारी हैं, कुछ दूसरे शहरों से व्यापारी आए हैं, लखनऊ के आकर के और यहाँ पे ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की उन्होंने रियलिटी बताई कि ये ग्राउंड पे प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ बात करो और अपने चैनल पे बात करके भेजो। मैंने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, स्टोरी हम कल कर लेंगे। अपने असाइनमेंट पे मैंने बात की तो उनको बताया कि इस तरह की स्टोरी है, तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरह की स्टोरी ना हम उतना चलाते नहीं है। जो भी स्टोरी चल रही है वो राम जी का कहाँ उनका चूल्हा जलता था, सीता जी का घर कहाँ हुआ करता था, सीता की रसोई कहाँ है, कैकई का महल कहाँ है, और भी कौन सा पत्थर इसमें डूबा था, इस तरह की स्टोरीज ये लोग कर रहे थे। पूरा मैं भी करके वही भेज रही थी। कोई गाने वाने वाला मिल गया तो वो राम जी का भजन गा दिया सरयू किनारे, तो वो शूट उट करके लाइव वाइव हम लोग भेज रहे थे। बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की। तो उन्होंने बोला कि देखो ये सब चलेगा, ये लड़कों का ये सब तो चलेगा नहीं। मैंने उनसे खूब रिक्वेस्ट की कि मैं करके भेजती हूँ, आपको सही लगे तो एक बार बॉस को दिखा लेना, मे भी शायद इन लोगों की बात वहां तक पहुंच जाए। बहुत उम्मीद से ये लड़के आए हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो करके भेजो, फिर देखते हैं। मैंने उन लड़कों से टाइम लिया और हम लोग गए। दूसरे दिन लगभग 1.5 घंटे तक उन लड़कों ने बात की, जिसमें से कि मटेरियल काट के भी लगभग 30-40 मिनट का मटेरियल मैंने भेजा कि चलो वो लोग और थोड़ा छांट लेंगे, आधे घंटे का तो चलाएंगे स्टोरी, हाफ एन आवर तो उनको टाइम देंगे। उनकी स्टोरी गई और अगले 4 दिन तक मैं फॉलोअप लेती रही, बार बार पूछती रही। बहुत अच्छे ढंग से उन लड़कों ने बात की थी कैमरे पे। सबसे बारी बारी से मैंने माइक लेकर के सबकी समस्या, अयोध्या की क्या मेन प्रॉब्लम है, उस जगह की जहाँ की दीप महोत्सव होता है, जहाँ सबसे ज्यादा दीप जलाने का रिकॉर्ड भी बना गिनीज बुक में, और भी सब उस एरिया के सारे लड़के थे और उनकी पूरी प्रॉब्लम, पढ़े लिखे बच्चे थे, पूरा कुछ स्टडी कर रहे थे और कुछ की स्टडी हो गई थी, जॉब खोज रहे थे, नहीं मिल रही थी। तो सारी प्रॉब्लम्स उनकी मैंने भेजी वहां पे और 4-5 दिन तक फॉलोअप लेती रही। वो स्टोरी गिरा दी गई, इतनी मेहनत से की हुई स्टोरी, उसको नहीं चलाया गया। और मेन बॉस से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला अरे ये सब क्या करके भेज रही हो तुम, ये सब चलता है क्या, ये सब चलाएंगे, ये सब फालतूगिरी करने गई हो वहां, इस टाइम में कोई अच्छी स्टोरी करके भेजो। अच्छी स्टोरी उनके लिए क्या है कि जब हमला हुआ था या जब बाबर ने और उसने हमला किया तो उस समय जो मेन प्रतिमा थी या जो मेन पत्थर था तो उसको कहाँ पे छुपा के रखा गया था, कहाँ डुबा के रखा गया था, पता ही नहीं है। ये सारी स्टोरी हालांकि वो करवाओ, मुझे उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी की ग्राउंड रियलिटी है, जो अभी की प्रॉब्लम है शहर की, जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उस पर भी तो बात करो। हाफ एन आवर नहीं, चलो 10 मिनट उनकी प्रॉब्लम दिखा देते। लेकिन उन बच्चों से फिर मैंने माफी मांगी, उन स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा कि मैम आपने अपनी तरफ से कोशिश की। उनको मैंने मैसेज भी दिखाया कि ये देखो मैसेज है, मैं इसमें अब इससे ज्यादा आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। आप आज सिर्फ एंकर नहीं रही, बल्कि आप रिपोर्टिंग भी करती है, राइटिंग भी करती है, और साथ में थिएटर और म्यूजिक, इतने सारे जो फॉर्म है इसमें आपने खुद को ढाल लिया। तो ये जो अनोखा अपने अंदर जो टैलेंट लाया है, क्या ये आपका खुद का चॉइस था या आपको जो इंडस्ट्री है उन्होंने आपको फोर्सफुली, एक होता है ना कि आपने अपने हिसाब से एक चीज करा, एक चीज होता है कि आप उस फील्ड में फिट होने के लिए आपको लगता है कि मुझे हर चीज आना चाहिए। नहीं, ये हमारे फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट को कि आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। वो तो मेरे पर्सनल है। हाँ। जब मैं प्रयागराज में भी थी तो वहां मैं संगीत सीखती थी, वोकल क्लासिकल सीखती थी और डिग्री वगैरह भी शुरू में ली थी। बाद में हालांकि जब जॉब में आ गई तो उतना टाइम नहीं रहा, तो भी बाद में जब यहाँ भी आई, जब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने बीच बीच में टी सीरीज के लिए भी मेरा एक गाना आया था, भोजपुरी था, क्योंकि मेरी मम्मी बिहार से हैं तो मुझे भोजपुरी अच्छी आती है। तो समझ तो मैं सारे लेती हूँ क्योंकि एक भोजपुरी चैनल में मैंने काम भी किया था, तो भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, ये सारे लैंग्वेज समझ लेती हूँ, बोलती मैं भोजपुरी बोल लेती हूँ। तो इसलिए भोजपुरी में मैंने छठ गीत भी कई लिखे, हिंदी में भजन लिखे, एक शिव भजन है वो भी लिखा, और भी कुछ भजन मेरे दादाजी के लिखे हुए कुछ भजन थे तो उनको
भी मैंने अपने संगीत में पिरो करके और उनको रिलीज किया। तो टी सीरीज के लिए तो एक ही किया, बाकी अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे शौकिया तौर पे मैं उसको गा करके मैंने डाला। तो थिएटर भी किया हुआ है मैंने, तो ये सब शौकिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के। हाँ, अब थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो अभी बहुत दिनों से तो कोई नया गाना वाना लिखा भी नहीं है। हाँ, पोएट्री वगैरह मेरी छपी है पहले भी, बुक्स वगैरह, और अभी भी जब टाइम मिलता है तो शेरो शायरी या टू लाइनर्स या पोएट्री वगैरह मैं लिखती हूँ। जब कभी खास करके मैं पहाड़ों वहाड़ों पे घूमने गई जी, तो खास करके लिख लेती हूँ। अब मैम आप ज्यादातर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे बात करती है, तो कमेंट्स में सपोर्ट के साथ साथ ट्रोलिंग या क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ा, और अब आपको क्या ये सब चीज से इफेक्ट पड़ता है या बंद हो गया इफेक्ट पड़ना? मुझे शुरू से भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, मैं मोटी चमड़ी हूँ शुरू से। खास करके जब यहाँ आई थी इलाहाबाद से, तो बसों में इतने धक्के और इस गंदे अंदाज में लोगों का छूना, दिन भर एक गिलास सत्तू पी करके मैं पूरा दिन जॉब खोजती थी। तो उन्हीं सब शुरू के 1 साल में इतना ज्यादा मैंने झेल लिया ना कि शुरू में तो रोती थी, बसों में भी कोई गलत तरीके से छूता था और बहुत भीड़ में अगर जाना पड़ता था तो बहुत बुरा भी लगता था। या ऑटो में अगल बगल वाले, खास करके कुछ अंकल लोगों की होती है ना, चुल मची होती है कि कूहनी से मार देंगे, गलत तरीके से छुएंगे। तो उसी 1 साल के दौरान इतना ज्यादा झेल लिया उन चीजों को, पॉकेट वॉकेट भी कटा दिल्ली आने के बाद, कि फिर मैं इतनी मोटी चमड़ी हो गई ना कि फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग मेरा कुछ अब नहीं बिगाड़ पाती। और खासकर मतलब अभी की भी अगर बात करूं तो प्यार ज्यादा मिलता है, क्रिटिसिज्म पहले की तुलना में कम मिलता है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्रिटिसिज्म जो मिलता भी है तो अगर उसको देखना चाहिए कि हो सकता है कि उस क्रिटिसिज्म में कुछ ऐसी भी चीजें हो जो कि आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत हो, तो उस पर मैं ध्यान देती हूँ कि हाँ, अगर ये कोई बोल रहा है तो उस पे जाओ कि किस मकसद से बोल रहा है। हो सकता है कि उसको वो चीज पसंद ना आई हो और आप में गलती हो, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। और जिनका इंटेंशन ही होता है कि सिर्फ सामने वाले को डिमोटिवेट करना या वो आपके आइडियोलॉजी से अलग है तो उसको नीचा दिखाना, तो उन पे मैं ध्यान नहीं देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत को कोई फर्क पड़ना बंद हो चुका है। हाँ, आपने सही बोला कि कई बार किसी के बातों से मतलब उसको लग रहा है कि आप में ये चेंज करने की जरूरत है, बट जब हमें लगेगा कि हाँ इंटेंशन करने की जरूरत है, हाँ, उनका इंटेंशन देखना होता है हाँ, कि किस मकसद से वो आपको बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब मैम आपके कंटेंट में वुमेन्स पर्सपेक्टिव साफ दिखता है, तो आपके लिए फेमिनिज्म का असली मतलब क्या है? इक्वालिटी या चॉइस या माइंडसेट को चेंज करना? देखो, फेमिनिज्म का जो मतलब है वो किसी के लिए अलग नहीं हो सकता। जो आपके लिए फेमिनिज्म है वही इस भाई के लिए भी है, वही मेरे लिए भी है, क्योंकि कोई भी परिभाषा किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं होता। जो परिभाषा है वो है, उसको हम सबको मानना चाहिए। जो पैट्रियार्की वर्ड है उसके अपोजिट लोग मान लेते हैं फेमिनिज्म को, जबकि ऐसा है नहीं। पैट्रियार्की के अगेंस्ट जो है या उससे उसके ठीक विपरीत जो है वो तो मैट्रियार्की हुआ ना। जो पितृ सत्ता है उसके उल्टा अगर देखो तो मातृ सत्ता हुई ना। फेमिनिज्म तो ये हुआ ना कि दोनों बराबर, तो फेमिनिज्म तो दोनों के लिए हो गया ना, पुरुषों के लिए भी सेम हो गया, महिलाओं के लिए भी सेम हो गया। तो उसमें अलग अलग परिभाषा की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि मैं मान लो फेमिनिस्ट हूँ, मुझे तो लगता है हर शख्स को फेमिनिस्ट होना चाहिए, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ तो मैं किसी लड़के के साथ भी तो गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि बराबरी की बात है ना। तो अगर मान लो मैं कमा रही हूँ और मेरा पार्टनर कमा रहा है, तो दोनों मिलकर घर चलाएंगे ना। मान लो कि कोई संपत्ति खरीदी जा रही है, गाड़ी खरीदी जा रही है फैमिली के लिए, या बच्चे की फीस देनी है या कुछ भी है, तो उसमें पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं। चलो कोई कम कमा सकता है, कोई ज्यादा कमा सकता है, उस हिसाब से अपना देख लो कि किसको कितना पार्टिसिपेट करना है। लेकिन किसी एक पे की पत्नी कमाए तो वो अपने लिपस्टिक और अपने कॉस्मेटिक पे खर्च करे, अपने कपड़ों पे खर्च करे, और पति कमाए तो घर चलाए, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो फेमिनिज्म ये भी है कि आपका जो पार्टनर है उसके ऊपर आप पूरी जिम्मेदारी मत डालो, आधा आधा कर लो ना भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो। जिसकी सैलरी ज्यादा हो थोड़ा ज्यादा खर्च कर लो, कम हो तो थोड़ा कम कर लो। लेकिन फेमिनिज्म यही है कि दोनों लोग बराबरी से बात करो। किचन में अगर आपको अपने पति से हेल्प चाहिए या पार्टनर से हेल्प चाहिए तो आपको भी तो उसको फाइनेंशियल हेल्प देना होगा। तो ये है ना फेमिनिज्म। तो ये तो लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, मैं अपने बैग किसी से नहीं ढुवाती जब तक कि मैं बीमार ना हूं। तो आप बाहर घूमने जा रहे हो, बहुत सारा आपने सूटकेस और बैग ले रखा है, आपका पति ढो रहा है या आपका बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर या आपके पिताजी ढो रहे हैं, क्यों? उस समय भी तो आपको फेमिनिज्म के हिसाब से आप उतना ही ले जाओ ना जितना कि आप खुद कैरी कर सको, क्योंकि सामने वाले का भी तो अपना सामान है, तो वो अपना भी ढोए और आपका भी ढोए, ये नहीं होना चाहिए। और आप कहीं जा रहे हो तो वो आपके लिए दरवाजा खोले, क्यों खोले? और अगर खोल रहा है, आपको स्पेशल फील करा रहा है, तो आप भी तो कभी उसके लिए दरवाजे खोलो, थैंकफुल होना चाहिए। आप भी तो उसके लिए थैंकफुल हो। कहीं आप मूवी देखने जा रहे हो, कॉफी पीने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो या दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो वहां लड़के ही क्यों पेमेंट करते हैं? वहां आप फिर बराबरी की बात क्यों नहीं करती?
तो ये है फेमिनिज्म कि दोनों के लिए ही बराबर चीजें होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम कट टू कट में 50-50 कर लो, लेकिन इतना तो रखो कि हाँ सामने वाले पे कोई बर्डन ना हो। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अब मान लो कि उनके एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी शादी करके चली जाएगी और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अब बेटा ही उनके बुढ़ापे का सहारा होगा। क्यों भाई? तो इसीलिए तो फिर लोगों को बेटी होती है तो वो लोग फिर डरते हैं कि भाई मेरे घर बेटी हो गई। तो वहां पे ये रखो ना कि दोनों बराबर की जिम्मेदारी लो, बेटा जिम्मेदारी ले रहा है माँ बाप की तो आप भी लो। तब तो फिर आप ये डिमांड कर सकते हो ना कि हाँ फेमिनिज्म है और मुझे भी संपत्ति में हिस्सा चाहिए। तो दोनों ही के लिए जो जरूरी है वो है फेमिनिज्म, ना पैट्रियार्की ना मैट्रियार्की। आपका जो फेमिनिज्म का आपने जो समझाया अर्थ, मुझे मैं एकदम सहमत हूँ इससे। थैंक यू। क्योंकि मैंने भी यही चीज झेला है। हम लोग 2 बहन थे और मम्मी को बेटा चाहिए था। तो मम्मी को क्यों बेटा चाहिए था? क्योंकि ये पैट्रियार्की होके आ रहे हैं ना, सोसाइटी की वजह से। क्योंकि ये जो हमारा वंश है ना, ये एक लड़का ही चला सकते हैं। हाँ, कंडीशनिंग है वो। हाँ, बट एक लड़की भी चला सकते हैं, ऐसे नहीं है। मम्मी पापा को देखना तो शादी के बाद हो या शादी, मतलब हर लड़की तो इंडिपेंडेंस होना ही चाहते हैं ना, चाहे शादी के बाद हो। तो फिर मेरे को यही था कि मैं एक लड़की हूँ तो एक लड़का वाला जो रोल है मैं कर सकती हूँ। बट उस टाइम मैं कैसे प्रूव करूँ खुद को? बट फाइनली आज मैं उस चीज को प्रूव कर रही हूँ। और मेरी जो मम्मी है ना, जो बोलती थी मुझे बेटा चाहिए था, आज वो मुझे बोलती है कि अच्छा हुआ बेटा नहीं हुआ, क्योंकि हम सबको देख रहे हैं कि खाना भी नहीं देते, घर से निकाल देते। बहुत केसेस हैं ऐसे, बिल्कुल। और मैं एक बेटी होके उस किरदार को निभा रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप जब सोसाइटी चेंज करने की बात करते हो, आप अपने घर में जो माइंडसेट है उसको चेंज करो पहले। बिल्कुल। तो मम्मी की माइंडसेट मैंने चेंज किया, तो मेरे इससे ज्यादा खुशी मेरा अब हो नहीं सकते। बहुत खुशी की बात है। तो फिर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। तो वो मेरे पे प्राउड होते हैं और मैं उन पे होती हूँ। बहुत अच्छा। कि ऐसे ही फिर हम बदल सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, सोसाइटी अपने घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मॉडर्न वुमेन वर्सेस जो टिपिकल वैल्यूज है, इसमें बहुत डिबेट करते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है कि असली कॉन्फ्लिक्ट है या सोसाइटी को मतलब डिवाइड करने का एक तरीका है? मतलब पूरी तरह से सवाल समझी नहीं कि क्या मॉडर्न वुमेन और ट्रेडिशनल वैल्यूज पे बहुत डिबेट। मॉडर्न वुमेन ट्रेडिशनल वैल्यूज क्यों नहीं रख सकती? ट्रेडिशनल वैल्यूज होता क्या है? वैल्यू तो वैसे भी समय के अनुसार चेंज होंगे ना। आज से 50 साल पहले जो हमारे वैल्यू जिसको कि हम बहुत अच्छा मानते थे, वो आज तो अच्छा माना नहीं जाता, और जो आज माना जा रहा है हो सकता है 10-20 साल बाद वो भी चेंज हो जाए। जो मिलेनियंस हैं उनकी बहुत सारी चीजें जेंजी को नहीं पसंद आती, तो वो तो एक गैप है। और एक सोसाइटी में रहते हुए अलग अलग जनरेशन के लोग उस गैप को लेके चले तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक ही जनरेशन के या आसपास के लोग अगर इस तरह का गैप क्रिएट करते हैं तो उसको मैं बेवकूफी कहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग अपने आप को मॉडर्न वुमेन समझते हैं कि हम लोग मॉडर्न है, तो क्या हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है? वैल्यू किसको माना जाता है कि हम साड़ी पहन के घूमेंगे तो ही वैल्यू है? हम अपने माँ बाप की या जो भी एल्डर्स हैं उनकी अगर हम केयर कर रहे हैं, सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जिनको की सपोर्ट की जरूरत है, अगर हम उनके सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम हर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो मॉडर्निटी के साथ साथ हम इन वैल्यूज को भी तो कैरी कर रहे हैं। तो हमारे इस मॉडर्निटी के चक्कर में वो ट्रेडिशनल वैल्यू कहाँ खराब हुआ? अब उसको ट्रेडिशनल वैल्यू एग्जैक्ट ना कह के हम उसको सिर्फ वैल्यू कहें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सब डिबेट ना मूर्खता वाली बात है। उन सब डिबेट में पढ़ने से अच्छा है कि अपने काम को अच्छे से करो, आगे बढ़ो, और जो लोग पीछे भौंक रहे हैं उनको भौंकने दो, प्रूव करो खुद को। हाँ, उससे कोई मतलब मत रखो कि कौन क्या बोल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने वैल्यू को ठीक से कैरी कर रहे हैं, आसपास के लोगों को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, और एक नेशन में, एक सोसाइटी में रहते हुए उस रोल को भी अच्छे से हम प्ले कर रहे हैं। बस हमें इससे मतलब होना चाहिए। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, हमारे घर वाले भी इवन क्या बोल रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से अपनी वैल्यू को लेके आगे बढ़ें। आपके हिसाब से न्यूज चैनल और जो इंडिपेंडेंटली जो कंटेंट क्रिएटर है, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंटली क्रिएटर है जो, तो इन दोनों में किसमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी है? और आजकल हम देखते हैं कि जो आम इंसान है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, मतलब न्यूज के लिए सोशल मीडिया पे सीमित होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो न्यूज वाला या जो अपना पर्सनली जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं?
एक्चुअली भरोसा किसी पे मत करिए, अपना रिसर्च करिए और खुद पता कीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आपके दिमाग से खेल रहा है, डाटा फैक्ट से एक तरफा दिखा करके खेल रहा है, या फिर आप वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हो। तो किसी भी एक न्यूज चैनल पे, किसी भी क्रिएटर पे भरोसा मत करो, ये मैं कहती हूँ। मैं भी जो दिखा रही हूँ उस पर भरोसा मत करो, आप उसको खुद से पहले वेरीफाई करो। अगर आपको किसी चीज में थोड़ा भी शक लग रहा है कि हाँ इसने जो ये बोला और ये जो डाटा पेश किया, कहीं ये डाटा मोडिफाइड तो नहीं है, कहीं ये एक तरफा डाटा तो नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स भी ये काम कर रहे हैं। न्यूज चैनल पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, उनको तो भूल जाओ। 90% मैं चीजें देखती हूँ कि वो लोग बकवास कर रहे होते हैं, तो उनपे तो आज के डेट में क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत डाउन हो गई है, उनको तो भूल ही जाओ। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो क्रिएटर्स हैं, मैं कहती हूँ वो भी बंट चुके हैं दो हिस्से में। कुछ लोग इधर की बात करेंगे, कुछ लोग उधर की बात करेंगे, दो हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। गिने चुने 10-12 ऐसे मुझे क्रिएटर्स दिखते हैं जो कि मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूं, जो कि लगता है कि हाँ ये राइट लेफ्ट सेंटर इन सब की बातें ना करके और ये सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन पर भी मैं आंख बंद करके भरोसा करने के लिए किसी को नहीं कहती हूँ। अपना भी रिसर्च करो। हाँ, आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो रिसर्च करे, हर चीज को पहले जांचे परखे और उसके बाद भरोसा करे। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है तो उस पर तो मैं यही कहूंगी कि उस पर सुन लो सबकी, लेकिन अपना कुछ रिसर्च रखो और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। जो आज की युवा लड़कियां हैं जिन्हें जर्नलिज्म या मीडिया में जाना है बट वो डरती है, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने एक अफवाह फैला रखे ना, मतलब झेलना तो दोनों को ही पड़ता है, मेल फीमेल, कोई जेंडर नहीं है, बट लोगों को लगता है कि महिला के लिए ज्यादा टफ है, जबकि महिलाएं बहुत है आजकल। तो पहले ज्यादा टफ था क्योंकि आपने बताया बहुत स्ट्रगल आपने किया है। हाँ, सब लोगों ने किया है, मतलब हाँ, मेरी सिर्फ बात नहीं है। हाँ, मतलब लड़कियां ज्यादा की है पहले। हाँ। अभी फिर भी लोग कर रहे हैं जर्नलिज्म फील्ड में। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे जो डर रहे हैं, जो डरते हैं? देखो ये ऐसा फील्ड है। हाँ, दूसरा सवाल क्या है? मतलब वही कि आप क्या एडवाइस देंगे और आपकी अपनी जो एक्सपीरियंस रहा तो वही हमें, मतलब उसी से आप उन्हें एडवाइस करिए। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि जो ये फील्ड है तो इसमें सिर्फ ग्लैमर देख के अगर आप आ रहे हो तो मत आओ। आपके लिए ये फील्ड अब नहीं है। ग्लैमर चाहिए, आप मुंबई जाओ या कोई और, आप तो सोशल मीडिया है भाई, तो मुंबई नहीं भी जाओगे तो अपने सोशल मीडिया से अपना ग्लैमर दिखाओ। जिस फील्ड में आपको जाना है उसमें ट्राई करो। अच्छी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि ग्लैमर दिखा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ सोसाइटी में चेंजेस के लिए या कुछ उस तरीके का काम के लिए आना चाहते हो, तो मेन स्ट्रीम में तो तब भी आपका करियर आज के डेट में नहीं है। चलो स्टडी कर लो, आपको अगर डिग्री चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप अच्छे से काम कर सकते हो, बिना डिग्री के मत ही आओ, तो वो कर लो। उसके बाद आना चाहो तो इंडिपेंडेंट भी आप कुछ साल उधर काम कर लो, कहीं से इंटर्नशिप वगैरह, थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक पता चल जाए कैसे काम होता है, कैसे वर्क होता है सारा। उसके बाद आप आ जाओ, इंडिपेंडेंट काम करो। और थोड़ा भी अगर आपके अंदर डर है तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। ये फील्ड इसलिए डर वालों के लिए नहीं है क्योंकि करो या मरो टाइप का फिर आप करो। क्योंकि फिर मान लो कि आपने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की या कुछ ऐसी चीजें दिखाई कि आपके ऊपर हमला हो गया, एक ग्रुप ने कर दिया। मैं किसी गवर्नमेंट और किसी वो की बहुत बड़े लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ। मान लो किसी ठेकेदार के खिलाफ ही आपने कुछ खबर दिखा दी अपने इंडिपेंडेंट चैनल पर ही, और आपके देखने वाले 1000 लाख में लोग हैं, तो उसको तो वो चीज अफेक्ट कर गई, उसको हर्ट हो गई, वो उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया। तो थोड़ा भी अगर आपके अंदर डर है मत आओ। आपके अंदर पैशन इतना हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई मुझे मार डालेगा, ये वाली चीज जहां आपने सोच लिया कि ज्यादा से ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, मार डालोगे, चलो मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ्टी के साथ, सेफ्टी तो आप लो, अच्छे से काम करो, अपने साथ सारी वो सेफ्टी प्रिकॉशंस रखो जो कि आप रख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके दिमाग में पैशन है और डर के ऊपर वो पैशन है तो ही आप आओ, नहीं तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। तो बात है ना, डर के आगे जीत है। तो आपने सही बोला, चाहे किसी लाइक मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे अपना खुद का आपने बनाया, तो आपको डर खत्म करके आना पड़ेगा। क्योंकि आपने मेरे साथ, मतलब हम बातचीत कर रहे थे कि बहुत ज्यादा चीजें चलते हैं, बहुत बार अपने जान पे भी आ जाती है। तो फिर तो आपको एकदम निडर होना पड़ेगा। हाँ, निडर होना पड़ेगा। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए, हालांकि फीमेल के साथ थोड़ी चीजें ज्यादा हैं, लड़कों को मार देते हैं, लड़कियों के साथ रेप जैसी भी चीजें, हैरेसमेंट जैसी भी चीजें हैं, तो इनका लेवल थोड़ा ज्यादा मतलब खतरनाक हो जाता है। लेकिन फिर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए काम करो, लेकिन डर निकाल के आओ। अगर आपको वास्तव में सोसाइटी के लिए काम करना है और देश के लिए सोच के आ रहे हो तो फिर आपको डर निकाल के आना होगा। ग्लैमर के लिए आ रहे हो तो कहीं और किसी दूसरे फील्ड में आजमाओ ना, फिर यहाँ क्यों आना आपको। आजकल तो घर में बैठ के हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल। हाँ। मैम,
मेरा जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करा था आपके लिए, वो मैंने कवर कर लिया। अब आपको लगता है कि कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि मैंने नहीं पूछा, या बहुत मतलब जो हमारे ऑडियंस है उनको जानना ज़रूरी है और उनको समझना ज़रूरी है, तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपने तरफ से तो आप कर सकते हो, बाकी मेरा बस ये है कहना, अलग से तो ऐसा क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने पूछा वो मैंने बता ही दिया, मीडिया का या जो भी अपना पर्सनल। मैं बस यही कहूंगी कि माहौल जिस तरीके से अभी दिख रहा है हमारे देश में, तो ये यूथ ही है जो कि उस माहौल से इस देश को निकाल सकता है। जी। अब उस पूरे यूथ से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपना दिमाग लगाओ और दिल से भी थोड़ा सोचो, दिल दिमाग दोनों ही लगाओ। किसी से नफरत करने या किसी को नीचा दिखाने, चाहे वो धर्म के आधार पे या फिर वो जातियों के आधार पे या वो पैसे के आधार पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सब करने से बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें पढ़ाई करो, जाओ, लेकिन किसी को भी नीचा मत दिखाओ। यहाँ तक कि बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे वो तो आरक्षण वाला है। बहुत लोगों का सरनेम देख के कि अगर वो सफलता उसको मिल गई तो बोलने लगता है अरे वो तो आरक्षण वाला है, डॉक्टर है तो पेट में चाकू छोड़ेगा, या इस तरह की और भी कमेंटबाजी होती है। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है कि आप सिर्फ जज कर रहे हो सकता है कि सच्चाई भी हो, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन वो सब करने से बेहतर है कि वो तो अब उसको गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसको संविधान ने वो हक दे रखा है, तो उस पे पर्सनल अटैक से अच्छा है कि आप उस चीज को संविधान से लड़ो ना। अगर आपको कोई चेंज करवाना है, आप उसको सही तरीके से फाइट करो ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, हम लोग भी बोलते हैं, मैं भी ये मानती हूँ कि इकोनॉमिक बेसिस पे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो भी इकोनॉमिकली कमजोर है उन सबको रिजर्वेशन दो। चलो कास्ट वाला चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन जो भी इकोनॉमिक तौर पर नहीं उस चीज को अफोर्ड कर सकता उसको दो। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि डरना नहीं है, किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, एक साथ मिलके, और जो समाज में गलत चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ खड़े हो ना। तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से अच्छा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े हो। सरकार जो आप लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रही है, आप बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हो, चाहे वो कोई भी पहले की सरकार रही हो या अभी की सरकार रही हो, उन सब के खिलाफ मिलके लड़ो, तो आप एक बेटर कंट्री, बेटर नेशन बना सकते हो, बेटर सोसाइटी बना सकते हो। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए खत्म हो जाते हैं, हमारा जो एज है वो खत्म हो जा रहा है, बट जहाँ जिस मुद्दे पे लड़ने की जरूरत है ना, चाहे आज हमारा टाइम मतलब हमने लड़ लिया, बट आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए तो हम कुछ बना के जाएंगे। तो इस पे काम करने की जरूरत है, जो कि अभी हम बहुत पीछे हैं। पीछे है, लेकिन है अभी बहुत सारे ग्रुप्स में देख रही हूँ, जैसे अभी जंगलों के कटने वाला जो मुद्दा था, ये पहाड़ वाला जो मुद्दा था, पोल्यूशन का मुद्दा है, स्टूडेंट्स ने बीच में और किया था जब कुछ पेपर लीक वगैरह का हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि मैंने देखा कि आपसी लड़ाई को छोड़ के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स आए सामने और उन प्रॉब्लम्स के खिलाफ खड़े हुए और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। या जो जुडिशरी की बात करें तो उनको भी उस तरह के डिसीजन लेने पड़े। तो वो है एकता में दम, कि आप देश का और खुद का भला तभी कर सकते हो जब आप एक रहो। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा यंग जनरेशन है उनको ही आगे बढ़ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कि पुराने जनरेशन के लोग वही है, आपने बोला इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो जिंजी लोग है तो उनमें ज्यादा हिम्मत है और एकता भी है। तो तभी आगे कुछ अच्छा होगा। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने इससे पहले जर्नलिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट किया, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसे लेवल पे पॉडकास्ट किया, बट आपने जो बात कहा मतलब एकदम निडर होके, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा जी, और आपको भी आगे के करियर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।